नियंत्रक तथा महालेखागार कैग ने राज्यों की आर्थिक स्थिति 2024-25 रिपोर्ट में दिखाया है कि देश के सभी 28 राज्यों को राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देश के 15 राज्यों में राजनीतिक घाटा, साथ साथ महसूली घाटे का भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि 13 राज्यों में महसूली घाटा नहीं है। सभी राज्यों को वेतन, पेंशन, वैट, अनुदान और विकास कामों पर अपने कुल खर्चों का 78.80% भाग खर्चा करना पड़ रहा है। इन राज्यों में नागालैंड राज्य ऐसा है जो वेतन तथा बैच पर अपने महसूली खर्चे का 74% भाग खर्चा करता है। महाराष्ट्र में प्रमाण 29% है। अर्थव्यवस्था में 90% रोजगार और 45% से ज्यादा उत्पाद असंगठित क्षेत्र से आता है, पर इस क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलापों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं होती। कोई इनके आंकड़े संकलित नहीं कराते, जबकि सरकार संगठित क्षेत्र के आंकड़ों की समीक्षा कराते हैं और उसके तर्ज पर जीडीपी के आंकड़े देश के सामने पेश करते हैं, जो वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 55% तक बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं। ऐसा दावा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माननीय अरुण कुमार जी ने किया है। इसी आर्थिक विश्लेषण के हाँ में हाँ मिलाते हुए भारत के माजी अर्थ मंत्री माननीय यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि सरकार द्वारा किए जा रहे आर्थिक आंकड़े भ्रामक है। देश के वास्तविक विकास दर 7.7% न होकर केवल मात्र 2.7% ही है। क्या इन दोनों मान्यवरों की बातों में वाकई सच्चाई है? क्या देश बहुत बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है? आर्थिक सुनामी आएगी? क्या माननीय राहुल जी का यह दावा सच होगा? सवाल है। भारत के परिवारों का कर्जा जीडीपी के मात्रा में 41% है, जबकि पारिवारिक बचत जीडीपी के मात्रा में मात्र 6% है, जिस कारण भारत में उपभोग खर्चा कम होता ही जा रहा है। भारत का आधारभूत वर्ष 2022-23 है। ईंधन तथा ऊर्जा उत्पादन में हुई 38.23% की बढ़ोतरी, खनिज तेलों की कीमतों में आया 61.5% का उछाल, अन्य धान्यों की कीमतों में हुई 3.66% की बढ़ोतरी और उत्पादित वस्तुओं में हुआ 7.45% का इजाफा, जिस कारण पिछले महीने मई 2026 को महंगाई दर 9.68% रहा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तृणमूल कांग्रेस में पड़ी दरार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी में पड़ी फूट, राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग, कुछ राज्यों में हुए विधान परिषद चुनाव में पार्टी लाइन के अलग निर्वाचित प्रतिनिधियों का अन्य उम्मीदवारों को वोट देना, इन सभी घटनाक्रमों को देखते भारत के जनप्रतिनिधि या लोक प्रतिनिधि थोक भावों में बेचे जाते हैं। ऐसा वृत्तपत्रों का दावा वाकई सच है? सवाल है। राम मंदिर में चढ़ाए गए रुपयों में हुए भ्रष्टाचार, हेराफेरी पर यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी स्थापित की है। अब राम मंदिर निर्माण में भी जबरदस्त घोटाला हुआ है। निर्माण कार्य में 40% तक हिस्सेदारी दी गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या आस्था के नाम पर अत्यंत श्रद्धा भाव से दिया गया चंदा ऐसे ही बिचौलिया खा जाएंगे? क्या वाकई ऐसा चंदा देना चाहिए? ऐसा चंदा चढ़ाना चाहिए? सवाल है। रशियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित ऑटोनोव AN-32 भारतीय लश्कर का विमान आसाम के जोरघाट परिसर में क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे भारत के 5 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट जनरल माननीय धीरज सेठ भारत के नए लश्कर प्रमुख बने।
वह अपना कार्यभार जल्द ही संभालेंगे। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच चल रहा कावेरी नदी विवाद और गहराने की संभावना है। इस नदी पर कर्नाटक गवर्नमेंट मेकेदातु बांध बांध रहा है, जबकि तमिलनाडु गवर्नमेंट इसका जबरदस्त विरोध कर रही है और अपने विधानसभा ने इसके खिलाफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक तरफ बहुमत से विधेयक भी पास किया है। खासकर भारतीय उपखंड में मौसमी मानसून का भारत के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। जून से सितंबर तक इसी मानसून के कारण पूरे भारत में वर्षा होती है और अक्टूबर से जनवरी तक पीछे लौटने वाले मानसून के कारण वर्षा होती है, पर जून जाने की कगार पर है, पर अभी भी मानसून वर्षा नहीं है, जिस कारण देश में अनेक समस्याएं खड़ी हो रही है। जैसे भारत के कुछ स्थानों में उष्ण हवामान, कुछ में दमट हवामान, तो कुछ में अति उष्ण हवामान की लहर निर्माण हो चुकी है। अब आशा है जल्द ही मानसून अपने पुराने स्वरूप में लौटेगा। G7 परिषद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 8 दिवसीय यूरोपीय यात्रा पर गए हैं। आशा है इस परिषद में भारत के लिए कुछ आशादायक स्थिति बने। वैसे तो ईरान अमेरिका युद्ध थम चुका है, पर युद्धखोर इजराइल ने फिर से अपना युद्ध रंग दिखाकर लेबनान पर हमला किया है, जिस कारण ईरान ने पिछले कुछ दिनों से होर्मुज समुद्री मार्ग पर प्रतिबंध लगाया है। एक 80 वर्षीय नेता के युद्ध ज्वर विकृति के कारण इसका खामियाजा पूरे देश को, विश्व को भुगतना पड़ रहा है। चीन या अमेरिका में जब जब कोई उद्योगपति बड़ा होता है और देश को चैलेंज कराता है, तो वह देश समय समय पर इन सभी उद्योगपतियों का इलाज कराते हैं। जैसे चीन सरकार द्वारा की गई अलीबाबा कंपनी पर कार्रवाई, अमेरिकन सरकार द्वारा अमेरिकन तेल कंपनियों को 7 भागों में बांटने की गई कार्रवाई, इत्यादि इत्यादि। अब भारत में भी एक दो उद्योगपतियों का बड़ा बोलबाला है। भारतीय जनता भी दबे स्वर में इनकी ही चर्चा करती है। क्या सरकार इन कंपनियों की मोनोपोली तोड़ पाएगी? सवाल है। MSCI मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के शेयर मार्केट का मूल्यांकन कराकर निर्देशांक तैयार करने वाली अत्यंत विश्वसनीय एवं नामांकित संस्था है। विश्व भर के जितने भी बड़े बड़े निवेशक होते हैं, इसी निर्देशांक की रिपोर्ट पर अपना निवेश विश्व के विभिन्न देशों में कराते हैं। इसी MSCI मॉर्गन स्टैनले निर्देशांक ने भारतीय शेयर मार्केट का मूल्यांकन 10.87 किया है, जो पिछले 6 महीनों का नीचांक है, जिस कारण भारतीय निर्देशांक दूसरे स्थान से खिसककर चौथे स्थान पर आ गया है। इसलिए बड़े बड़े विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट में बड़ी मात्रा से अपना पैसा निकाल रहे हैं। माननीय मोदी जी अमेरिकन आदेश मानने वाले आज्ञाकारक सेवक है, ऐसी तीखी प्रतिक्रिया माननीय राहुल जी ने दी है। देश की सशक्त लोकशाही के लिए प्रादेशिक पक्षों का होना अत्यंत आवश्यक है। जो इन प्रादेशिक पक्षों को फोड़ते हैं, वह देश विरोधी है, वह देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसी करारी टिप्पणी कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अभिजीत दिपके जी ने की है। शासकीय कंत्राटों में 56% तक हिस्सेदारी बांटनी पड़ी है, तो बचे 34% में किए गए कामों में गुणवत्ता की आशा कैसे कराई जा सकती है, कहकर कंत्राटदार परिषद में रंगी चर्चा। खाने की सामग्री या वस्तुएं अब नहीं परोसी जाएगी वर्तमान पत्रों के पन्नों पर, यदि परोसी जाती है तो की जाएगी इस पर कार्रवाई। अन्न एवं औषधि प्रशासन का आदेश। नीट परीक्षा में सेंटर बदलने के कारण
कुछ विद्यार्थियों को झेलना पड़ा मनस्ताप। इस पर की देश के जाने माने राजनीतिक नेताओं ने तीखी टिप्पणी। ईपीएफ पर मिलेगा 8.25% बैच। देश के अनाज भंडार में गेहूं और चावल का है बम्पर स्टॉक। 5.34 करोड़ टन के साथ पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा। इस सप्ताह की कुछ और खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। कर्नाटक के माननीय गृह मंत्री प्रियांक जी खरगे ने आरएसएस पर कानूनी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरएसएस को अपनी संस्था रजिस्टर करवानी चाहिए। आरएसएस अपना अहंकार छोड़े और कानून का पालन करे। इस सप्ताह भी महाराष्ट्र में एसटी कैटेगरी में उपवर्गीकरण का मुद्दा गरमाया गया रहा। इसी खबर के साथ मैं जय भीम बुलेटिन को विराम देता हूं। अगले रविवार फिर आपसे रूबरू होगी। तब तक सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धर्मदर्शी, समर संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र। साधु 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 बहुत बहुत साधु। साधुवाद।